हेलो फ्रेंड्स, डिलीवर लो पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। थोड़ा बीच में माइक का इशू था, वो अब क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। बच्चों के कमेंट्स थे कि सर आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो उस चीज़ को अपन ने कंप्लीट अभी सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब आपको वो कोई इशू नहीं होगा। अपना चल रहा था, मैं वापस से स्टार्ट करूँगा आपका सीआरपीसी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वापस से सुन लीजिए। देखिए, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आपका, ठीक है। इससे जो पहले का जो संहिता थी, इससे जो पहले की जो संहिता थी, वो थी आपकी 1898 की, ठीक है। 1898 के बाद में आपकी जस्ट 1973 की आई है, और अब आए आपके 2024 के, ठीक है। तो आपको केवल यहाँ तक अभी एक बार याद करना है, यहीं तक याद करना है, 24 का नहीं देखना आपको, ठीक है। 1973 की जो आपकी सीआरपीसी है, इसमें कितनी सेक्शन है, कितने चैप्टर हैं, ठीक है, कितने शेड्यूल हैं। जो 1898 की है सीआरपीसी, उसमें कितने शेड्यूल हैं, ठीक है, कितनी सेक्शन है और कितने चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अगर मैं 1898 की बात करूँ सीआरपीसी की, इसके अंतर्गत आपके 565 565 आपकी जो सेक्शन है, ठीक है, 46 चैप्टर है, 46 चैप्टर है और 5 शेड्यूल है, 5 शेड्यूल इसके अंतर्गत है, ठीक है। 1973 की मैं बात करूँ, इसमें 484 सेक्शन, ठीक है, इसमें 37 चैप्टर और आपके 2 शेड्यूल हैं। ये चीज़ याद रखना, पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है। आपका सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ का पार्ट है, ठीक है, प्रक्रियात्मक विधि का भाग है, सारभूत विधि का भाग नहीं है। लेकिन आपके सीआरपीसी में कुछ चैप्टर आएँगे, वो क्या होंगे? सब्स्टेंटिव लॉ के पार्ट है। जैसे मैं बात करूँ आपकी, ये आपका जो मेंटेनेंस का है, भरण-पोषण का है, ये आपका कौन-सा पार्ट, ये कौन-सा है? ये है आपका सब्स्टेंटिव लॉ का पार्ट है, ठीक है? तो आपको ऐसे नहीं कर सकता मैं कि ये कंप्लीटली आपका प्रोसीजर लॉ का पार्ट है, ठीक है? अब प्रोसीजर लॉ क्या होती है? प्रक्रियात्मक विधि क्या होती है? प्रक्रियात्मक विधि होती है, एक तो होता है प्रक्रियात्मक विधि और एक होता है आपका सब्स्टेंटिव लॉ, ठीक है? सारभूत विधि। लॉ को 2 भागों में बाँट रखा है, विधि को 2 भागों में बाँट रखा है, प्रोसीजर लॉ और सब्स्टेंटिव लॉ, प्रक्रियात्मक विधि और सारभूत विधियाँ। प्रक्रियात्मक विधियाँ वह विधियाँ होती हैं, जिसके अंतर्गत पक्षकारों के अधिकार अगर उनका उल्लंघन हुआ है, तो उनको जो रिलीफ़ होगी, रेमेडीज़ होगी, जो उपचार होगा, वो कैसे प्राप्त होगा, वो कहाँ दे रखा है आपको प्रक्रियात्मक विधियों में दे रखा है, प्रोसीजर लॉ में दे रखा है। अगर सब्स्टेंटिव लॉ क्या होता है? सब्स्टेंटिव लॉ वह विधियाँ होती हैं, सारभूत विधियाँ वह विधियाँ होती है, जिसके द्वारा पक्षकारों के अधिकार और दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। जैसे मैं प्रोसीजर लॉ की इसके भाग की बात करूँ, इसमें आपके 4 ट्रिक है, ये सीधी-सी बात है, ट्रिक है। सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ठीक है? इंडियन एविडेंस एक्ट और आपका एक है लिमिटेशन, ठीक है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रक्रियात्मक विधि का भाग है। सीपीसी प्रक्रियात्मक विधि का भाग है, सिविल प्रक्रिया संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोसीजर लॉ का पार्ट है, प्रक्रियात्मक विधि का भाग है, लिमिटेशन एक्ट मर्यादा विधि या परिसीमा अधिनियम बोल दीजिए आप, ठीक है, किसका भाग है? प्रोसीजर लॉ का पार्ट है। सब्स्टेंटिव लॉ के पार्ट कौन से हैं? सब्स्टेंटिव लॉ के पार्ट हैं, इनके अलावा जितने भी आपके लॉ हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आईपीसी हो गया, ठीक है, आईपीसी हो गया, आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, एसआर हो गया, ठीक है, आपका टीपीए हो गया, जिसके अंतर्गत पार्टीज़ क्या होती हैं, बाउंड होती है अपने अधिकार और दायित्व से, ठीक है। एक पार्टी से क्या तो अधिकार होंगे और क्या दायित्व होंगे, वो किसमें दे रखा है आपके, वो दे रखा है, जैसे मैं बात करूँ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ आपकी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, तो एक एग्रीमेंट के अंतर्गत दोनों पार्टीज़ अपने कर्तव्य और अधिकारों के अंतर्गत वो बाउंड रहते हैं, ठीक है। अगर कोई पक्षकार अपने कर्तव्य या अधिकार को यूज़ लेने में, जैसे एक व्यक्ति के अधिकार है और सामने वाला उस जो पार्टीज़ है एग्रीमेंट में, वो सामने वाला उसको यूज़ में नहीं लेने दे रहा उसके अधिकार को, तो वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसे आपको प्रोसीजर दे नहीं रखी है कि इस प्रकार से आप उसका पालन करवा सकते हो। तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाओगे? इन प्रक्रिया के अंतर्गत आओगे, इन प्रक्रिया, ठीक है? लिमिटेशन का सहारा लोगे, ठीक है? एविडेंस का सहारा लोगे, तो वो कैसे एनफोर्स में आएगा, ठीक है? तो वो सारी चीज़ प्रक्रियात्मक विधि का पार्ट है, ठीक है? तो ये तो हो गए आपके सब्स्टेंटिव लॉ और ये हो गए आपके प्रोसीजर लॉ।
दोनों पार्ट को अलग-अलग कर रखा है। अब आगे मैं बात करूँ आपकी जो 1973 की जो सीआरपीसी है, वो इसका जो एक्ट नंबर है, क्रमांक संख्या है, वो क्रमांक संख्या कौन-सा है? 2, ठीक है? जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सहमति की तारीख कितनी है? 25 जनवरी 1974 की 25 जनवरी 1974 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है, ठीक है? और इसको लागू कब से किया गया है? 1 अप्रैल, ठीक है? 1 अप्रैल 1974 से इसको लागू किया गया है, ठीक है? अब जो 1898 की जो आपकी सीआरपीसी है, क्यों इसको 1973 की लाने की आवश्यकता पड़ी? क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है, इस वजह से पड़ती है कि जो समय चल रहा है, समय के हिसाब से आपके लॉ में परिवर्तन, संशोधन होने आवश्यक होते हैं। अगर आप संशोधन टाइम के हिसाब से नहीं करोगे, तो क्या होगा? यूज़लेस लॉ हो जाएगा, ठीक है? अभी जैसे आपके नए आ रहे हैं ना बीएनएस, बीएनएनएस, ठीक है? तो किस वजह से आ रहे हैं? वो इस वजह से ही तो आ रहे हैं, कि समय के हिसाब से उनमें क्या होगा? संशोधन होगा, ठीक है? उसके बाद में मैं बात करूँ देखिए, दंड दंड का मतलब क्या होता है? अगर कोई पक्षकार किसी ऑफ़ेंस कमिट करता है, अपराध कमिट करता है, ठीक है? तो उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, ठीक है? अब दंड मिलेगा कैसे? उसकी प्रक्रिया कहाँ दे रखी है? 1973 सीआरपीसी में दे रखी है। अब संहिता का मतलब मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, संहिता का मतलब कोडिफ़िकेशन का मतलब होता है 1973 से पहले जितनी भी बिखरी हुई विधियाँ थी, ठीक है? तो उन बिखरी हुई विधियों को इकट्ठा करना संहिताकरण कहलाता है। ठीक है? कि कुछ पार्ट आपका आईपीसी में दे रखा था, कुछ पार्ट आपका एविडेंस में दे रखा था, तो उनको क्या कर दिया इकट्ठा कर दिया। अलग-अलग लॉ से उठा के क्या कर दिया एक संहिता बना दी, ठीक है? कोडिफाइड कर दिया उसको, 1973। चलें आगे, आगे देखिए अब जो आपकी सीआरपीसी है, अब मैं तो इसको नई सीआरपीसी नहीं बोलूँगा क्योंकि अब तो नए आपके बीएनएस आ रहे हैं, ठीक है? बीएनएनएस आ रहा है, तो इस बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? पहले तो बोलते ही थे कि नई सीआरपीसी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। कि जैसे न नई सीआरपीसी की विशेषताएँ जैसे दंड के बिंदु पर सुनना, ठीक है? सुनवाई का अवसर देना, ठीक है? तो इस सीआरपीसी की कुछ विशेषताएँ थी। तो अब जैसे मैं आपको अगर आप चाहो तो मैं लिखवा दूँगा उन चीज़ों को, लेकिन अभी आप सुन लो एक बार और अपन ऐसे रखेंगे जैसे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? कि सर केस लो भी हैंड टू हैंड करवाइए, साथ के साथ करवाइए। तो आप केस लो में एक बार ध्यान मत दो, केस लो में जैसे आपकी 50 सेक्शन 100 सेक्शन होगी तो मैं एक क्लास स्पेशल आपकी वो केस लो की रख लूँगा, जिसमें आपके केस लो जिस सेक्शन से रिलेवेंट होगा, वो मैं आपको उसके साथ में लिखवा दूँगा और समझा दूँगा, ठीक है? अभी मैं आपको केस लो लिखाऊँगा, फिर आप उसको याद करोगे, सुनोगे नहीं मेरी बात, तो एक बार आप इसको पोस्टपोन करिए, ठीक है? जितना मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से आप चलिए, टाइम से आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है? देखिए आगे अब जो ये नीचे जो 4 लाइन दे रखी है, ठीक है? ये क्या है आपका? इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो ऑब्जेक्ट क्लॉज़, ठीक है? उद्देश्य का खंड बोल दीजिए, ठीक है? उद्देश्य का खंड बोल दीजिए, लॉन्ग टाइटल बोल दीजिए, ठीक है? तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, सीआरपीसी बनाई क्यों गई है? दंड प्रक्रिया संहिता दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन, समेकन का मतलब क्या होता है? देखो, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ एक बार, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है? मतलब समेकन करना और संशोधन करना, मतलब इकट्ठा करना, कोडिफाइड करना, ठीक है? और संशोधन करना समय के हिसाब से करने के लिए क्या है? अधिनियम है। आगे बात करते हैं अपन भारत गणराज्य में 24वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह नियमित हो। वैसे एग्जाम में कभी पूछता नहीं है ये चीज़, ठीक है? लेकिन याद कर सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है आप पे कि सर आपको ये चीज़ याद होनी ही चाहिए, ठीक है? इसमें देखिए, ये जो 24वाँ वर्ष है, 24वाँ वर्ष कैसे काउंट करता है? 1950 से 1973, ठीक है? 24 ईयर्स होंगे, ठीक है? हर एक्ट में आपको ऐसा दिया होगा 47वें वर्ष से 54वें वर्ष पे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एक बार। आगे मैं बात करूँ आपका, देखिए आगे, आपके टोटल 37 चैप्टर है, 37 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर की मैं बात करूँ, ये बात करता है आपका प्रारंभिकता के बारे में। प्रारंभिकता के बारे में बात करता है, देखिए, पहला, सेक्शन 1 क्या दे रखा है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जैसे 3 पॉइंट दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 पॉइंट हैं, तो 3 ही इसमें क्लोज़ होंगे। देखो पहला,
दूसरा और तीसरा, ठीक है? तो संक्षिप्त नाम क्या है इसका? संक्षिप्त नाम है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, ठीक है? ये तो संक्षिप्त नाम है और जो अपन ने यहाँ ऊपर किया ना, ये वाला, ये आपका विस्तृत नाम है, ठीक है? लॉन्ग टाइटल और ये शॉर्ट टाइटल। दूसरा क्या दे रखा है? विस्तार। अच्छा, सीआरपीसी का कहाँ पर विस्तार है? सीआरपीसी का कहाँ पर विस्तार है? देखो, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, ठीक है? अब ये लाइन आपको नहीं पढ़नी है, आपको ऐसे लिखना है इसका आंसर कि दंड प्रक्रिया संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ठीक है? और आपसे अगर डेट पूछे, जैसे अभी जेलों में पूछा, तो 31 अक्टूबर 2019, ठीक है? 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर लागू है, क्योंकि इस डेट से क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर को भी क्या कर दिया, भारत का पार्ट बना दिया गया है। अब वहाँ पे भी वही लॉ लागू होंगे, ठीक है? वहाँ पे भी वही लॉ लागू होंगे जो कहाँ लागू होते हैं, जो आपके लागू होते हैं आपके इंडिया पे लागू होते हैं, ठीक है? जो आपका 370 आर्टिकल था उसको हटा दिया गया है, ठीक है? तो उसमें क्या कह दिया कि अब वो भारत का पार्ट ही माना जाएगा। तो माना जाएगा तो वहाँ पे भी कौन से लॉ लागू होंगे? भारत के लागू होंगे, ठीक है? तो आपको याद करना है कि संपूर्ण भारत पे लागू होती है, ठीक है? और इसके अलावा कहाँ लागू नहीं होती है? इसके अलावा लागू नहीं होती है, इसके अलावा देखो, परंतु इम्पोर्टेंट है, एपीओ के हिसाब से, प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि सीआरपीसी कहाँ लागू नहीं होती है। अगर आपको सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछे, तो आपका आंसर होगा कि संपूर्ण भारत पे लागू होती है सीआरपीसी। अच्छा, और कहाँ लागू नहीं होती है, ठीक है? सर, लागू नहीं होती है, कहाँ लागू नहीं होती है? ये लागू नहीं होती है आपकी नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पे लागू नहीं होती है। तो अगर आपसे सामने वाला पूछे कि वहाँ पे कुछ तो लागू होता होगा सीआरपीसी का, तो आपका आंसर आएगा कि सर वहाँ पे 8, 10 और 11 जो सीआरपीसी के चैप्टर हैं, 8, 10 और 11 जो चैप्टर हैं, वही लागू होते हैं, ठीक है? अब सामने वाला पूछेगा वही क्यों लागू होते हैं? कि साहब उन चैप्टरों में ये दे रखा है, आपका आंसर ये होगा कि साहब उन चैप्टरों में ये दे रखा है कि अगर वहाँ पे जिस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ, जैसे पुलिस की निवारक शक्तियों की बात करूँ मैं, ठीक है? पुलिस के क्या-क्या कर्तव्य होंगे, ठीक है? पुलिस का क्या-क्या ड्यूटीज़ होगी, तो वो सारे वहाँ पे जैसे दंगा-फ़साद हो जाते हैं, तो वहाँ पे तो ये चैप्टर लागू होना ज़रूरी है, ठीक है? और चैप्टर लागू हो या नहीं हो, वो तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट संबंधित जो सरकार देखे, राज्य सरकार देखे, वो लागू करे तो करे, नहीं तो नहीं करे, ठीक है? परंतु इस संहिता के परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 याद रखना, ये चीज़ आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध नागालैंड राज्य को, जनजाति क्षेत्रों को, ठीक है? किसको? नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। ये चीज़ याद करना, से भिन्न मतलब ये 3 चैप्टर तो लागू हैं। इन 3 चैप्टरों के अलावा आपके क्या नहीं होगा, नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों पे लागू नहीं होगा सीआरपीसी का, ठीक है? आगे देखिए, किंतु किंतु क्या कह रहा है देखो, जो मैंने अभी बात कर बताई आपको कि संबंधित राज्य सरकार चाहे तो उसको क्या कर सकती है, लागू कर सकती है। किसको? अन्य चैप्टरों के, इन ये 3 चैप्टर तो लागू है ही है, ठीक है? इन 3 चैप्टरों के अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि और चैप्टर भी वहाँ लागू करना आवश्यक है, जैसे मैं बात करूँ, जैसे आपके जैसे चैप्टर नंबर 20 की बात कर दूँ, चैप्टर नंबर 18 की बात कर दूँ, तो वो लागू कर सकती है संबंधित राज्य सरकार चाहे तो। किंतु संबंध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे देखो देखो राज्य सरकार कैसे करेगी, नोटिफाइड करके करेगी, ऐसे नहीं कि ऐसे आपने न्यूज़पेपर में छपा दिया, नहीं, उसको क्या करेगी, नोटिफाइड करेगी अधिसूचना द्वारा उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थित संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्रों अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, ठीक है, आनुषंगिक, जिसको अपन एंसिलरी ये बोलते हैं ना, एंसिलरी अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ठीक है? उस डेट से वो लागू कर सकती है कि इस डेट से नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों पर इन 3 चैप्टरों के अलावा ये और चैप्टर लागू हैं, ठीक है? ये 3 चैप्टर तो लागू है ही हैं, और संबंधित राज्य सरकार ये कह सकती है कि हमारे को आवश्यकता है यहाँ पे लागू करने की, ऐसा हमारे को ज़रूरत लग रही है कि यहाँ पे लागू करना चाहिए, तो इन 3 चैप्टरों के अलावा और चैप्टर भी लागू कर सकती है सीआरपीसी का। आया समझ में? ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। आगे देखिए आपका
जो स्पष्टीकरण दे रखा है, देखिए स्पष्टीकरण वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। इस धारा में जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले, ठीक है? इस दिन से ठीक पहले संविधान के जो छठी अनुसूची है, षष्ठ अनुसूची है, 6th जो शेड्यूल है के पैरा नंबर 20 में यथा निर्दिष्ट असम जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे। वही क्या माने जाएंगे? जनजाति क्षेत्र माने जाएंगे जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर क्षेत्रों से भिन्न है। इनसे भिन्न होने चाहिए वो, तो वो क्या माने जाएंगे? जनजाति क्षेत्र माने जाएंगे। और जो तीसरा पॉइंट अपन बात कर रहे हैं संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ की, जिसमें तीसरा पॉइंट था, ये कब से लागू होगा? ये लागू होगा, यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा, ठीक है? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1974 से आपकी सीआरपीसी लागू है। अब तक लागू है। अब तो आपके जो बीएनएस जो आ रहे हैं, वो उस डेट से उस वहाँ उससे पहले तो यही है आपका सीआरपीसी, ठीक है? उसके बाद में मैं बात करूँ आपकी, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपकी सेक्शन 2, ठीक है? सेक्शन 2 किसके बारे में बात करता है? देखिए, हर एक्टों में ज़्यादातर है जो 90% जो आपके एक्ट हैं, ठीक है? जैसे एक्सेप्शन की मैं बात करूँ, जैसे टीपीए हो गया, ठीक है? ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज एक्ट है ना, संपत्ति अंतरण अधिनियम, तो उस एक्ट की वजह से एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को। हर एक्ट में आपके सेक्शन 2 में क्या दी हुई होती है? परिभाषा खंड दी होती है। इसे आप परिभाषा खंड बोल सकते हो, डेफिनेशन क्लॉज़ बोल सकते हो, ठीक है? और क्या बोल सकते हो? इसे व्याख्यात्मक खंड बोल सकते हो, ठीक है? निर्वचन खंड बोल सकते हो, ठीक है? तो ये सब नाम एक ही नाम है। जैसे इंटरप्रिटेशन पढ़ते हो ना आप, ठीक है? तो परिभाषा में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी परिभाषाएँ दे रखी है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, ठीक है? परिभाषा आपको याद होनी चाहिए विथ क्लॉज़ के साथ में, और अल्फ़ाबेट बिल्कुल अल्फ़ाबेट सिस्टमैटिक तरीके से दे रखा है, ठीक है? देखिए, इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, मतलब परिभाषा का मतलब यही होता है कि अगर आप सीआरपीसी पढ़ रहे हो, तो सीआरपीसी को पढ़ने में कुछ दिक्कत आए, ठीक है? कुछ वर्ड समझ में नहीं आए, ठीक है? तो उन वर्ड का जो आप पढ़ रहे हो, दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा वो शब्द, तो उन शब्दों का आप क्या अर्थ लोगे? तो वो कौन बताता है आपको? परिभाषा खंड बताता है, ठीक है? जैसे मैं कहूँ आपको, सीआरपीसी में आपको पढ़ने को मिलेगा जैसे ज़मानती है, ठीक है? ज़मानती अपराध। अब ज़मानती अपराध होता क्या है? जिसे आप लेमैन से पूछ लो आप जाके कि साहब ज़मानती अपराध क्या होता है? ठीक है? तो वो क्या कहेगा? वो अपनी लैंग्वेज में आंसर देगा, ठीक है? लेकिन आप क्या हो? लॉ के स्टूडेंट हो, विधि के छात्र हो, तो विधि के छात्र आप लेमैन की तरह आंसर नहीं दोगे, ठीक है? तो आप किस प्रकार से आंसर दोगे? तो आपके जैसे ही आपके दिमाग में क्वेश्चन, मैं आपसे पूछूँ कि ज़मानती अपराध क्या है? ठीक है? तो आपका आंसर, आपका दिमाग वहाँ क्लिक होना चाहिए कि सर सीआरपीसी के जो सेक्शन 2 है उसका क्लॉज़ ए में दे रखा है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। और ज़मानती अपराध होता क्या है? वो कहाँ देखोगे आप? यहाँ आके देखोगे, ठीक है? सीआरपीसी को पढ़ने में जैसे जगह-जगह आपको मिलेगा कि आरोप है, ठीक है? आरोप की विरचना, ठीक है? तो आरोप का क्या अर्थ लोगे? तो वो कहाँ दे रखा है? ये यहाँ दे रखा है, ठीक है? बार-बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि संज्ञेय अपराध में एफआईआर होगी, ठीक है? प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है वो संज्ञेय अपराध में होती है। तो संज्ञेय अपराध होता क्या है? तो उस सब वर्ड को समझने के लिए आपको सीआरपीसी ने पहले ही समझा दिया कि अगर आप सीआरपीसी पढ़ रहे हो और आपको इन वर्डों में कोई दिक्कत, आगे पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी, तो इन वर्डों का आप मतलब जो आप क्या लोगे? यही लोगे। किससे लोगे आप? इसी से लोगे आप, ठीक है? और आपको मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे किसी वर्ड को नहीं डिफाइन कर रखा, ठीक है? किसी भी वर्ड को डिफाइन नहीं कर रखा, जिस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ जैसे बेईमानी, ठीक है? बेईमानी, जो डिसऑनेस्टली होता है, ठीक है? बेईमानी जो मैं बात करूँ, ठीक है? फ्रॉडलेंट की बात करूँ, कपटपूर्ण की बात करूँ, ठीक है? सद्भाव की बात करूँ, गुड फेथ की बात करूँ, तो ये वर्ड ऐसे आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखे हैं, ठीक है? अगर ऐसे डिफाइन करेंगे ना वर्ड को, तो आपकी डेफिनिशन क्लोज़ बहुत बड़ी हो जाएगी और याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसने अपना एक रास्ता निकाल लिया सीआरपीसी ने कि अगर आपको सीआरपीसी पढ़ने में कोई दिक्कत और भी आ रही है कि यहाँ पे वर्ड यूज़ तो लिया गया है, काम में तो लिए गए वो वर्ड, ठीक है? सीआरपीसी में काम में तो लिए गए, लेकिन उनका अर्थ बताया नहीं है यहाँ पे। तो अब आप उसका अर्थ क्या लोगे? कहाँ से लोगे आप?
तो उसका आप अर्थ दोगे आईपीसी से, ठीक है? ये कौन बात करता है? ये इसका व्हाई क्लॉज़ बात करता है, मैं क्लॉज़ बात करता है, टू क्लॉज़ मैं बात करता है, टू क्लॉज़ व्हाई बात करता है। आया समझ में? ठीक है? तो परिभाषा खंड का मतलब ये होता है। देखिए, ज़मानती अपराध। अब जो बच्चा जो पहली बार पढ़ेगा, उसके हिसाब से तो देखो नया है ही, ठीक है? अब मैं जब भी आपको बात करूँ कि ज़मानती अपराध में ज़मानत होगी, ठीक है? तो ज़मानती अपराध होता क्या है, पहले ये तो बताओ आप? देखिए, ज़मानती अपराध और आपको ऐसे पूछेगा, ज़मानती अपराध को परिभाषित कर रखा है, ठीक है? एक क्वेश्चन कन्फर्म है डेफिनिशन क्लॉज़ से, ठीक है? क्लॉज़ पूछेगा वो। अब वो क्लॉज़ आपको ए से लेके और वाई तक याद होनी चाहिए सारे, ठीक है? और अल्फ़ाबेट बिल्कुल अल्फ़ाबेट सिस्टमैटिक तरीके से दे रखा है, ठीक है? देखिए, ज़मानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेरित है, ठीक है? कैसा अपराध अभिप्रेरित है? जो प्रथम अनुसूची, पहली इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? पहली इम्पोर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंट लगाते चलिए आप। जो प्रथम अनुसूची में ज़मानती के रूप में दिखाया गया है। अब मैंने आपको जब सीआरपीसी अभी ऊपर बताया आपको कि सीआरपीसी को 2 शेड्यूल हैं, 2 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है? फर्स्ट शेड्यूल क्या बात करती है, आपकी अपराध जिस देखो फर्स्ट जो शेड्यूल है, उसमें आप पीछे देखोगे जैसे आपकी 484 सेक्शन कंप्लीट होती है, वहाँ पे आपके 6 कॉलम बने हुए हैं ऐसे, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? ऐसे 6 कॉलम बने हुए हैं। तो उन 6 कॉलमों में क्या दे रखा है, एक तरफ तो आपको सेक्शन दे रखी है, ठीक है? सेक्शन किसकी? आईपीसी के ऑफेंसेस की, ठीक है? आईपीसी में जितने भी अपराध दे रखे हैं, आईपीसी में 511 सेक्शन है, तो वहाँ पे आपको क्या दे रखी है, अपराध दे रखे हैं, कि हमारे हिसाब से ये कार्य आपका ये अपराध है, ठीक है? आप यहाँ से कोई चीज़ उठाते हो, तो ये हमारी नज़र में ये चोरी है, ठीक है? तो ये तो बात करता है आपको आईपीसी। आईपीसी कहता है कि हमारी नज़र में ये चोरी है, तो वहाँ पे आपको ये प्रक्रिया नहीं दे रखी है कि आईपीसी के अंदर कि ये चोरी हो गया, अब चोरी की जो ट्रायल होगी वो कौन-सा मजिस्ट्रेट करेगा, कौन से थाने में फाइल करेगा, मामले में एफआईआर होगी कि नहीं होगी, कंप्लेंट होगी कि नहीं होगी, तो ये बात कौन कराएगा फिर? सीआरपीसी करेगा, ठीक है? तो वहाँ पे तो इतना सा कह के वो दूर हट जाता है आईपीसी कि ऐसा कार्य अगर कोई करता है, कोई व्यक्ति करता है, कोई बालक करता है, ठीक है? मैन, वुमन जो भी है वो करता है, तो हमारी नज़र में तो ये कार्य अपराध है और ये अपराध का नाम है। ठीक है? और ये दंड है। आईपीसी तो इतना कहती है और दूर हट जाती है। जबकि सीआरपीसी ये कहती है कि उसका छोटा भाई बोल दीजिए आप उसको, सीआरपीसी को, ठीक है? जब बड़ा भाई दंड दे दिया, दंड बता दिया कि इसको ये दंड मिलेगा, तो छोटा भाई क्या करेगा? उसको क्या करेगी? ट्रायल करवाएगा, ठीक है? तो ट्रायल की प्रोसीजर कहाँ दे रखी है? सीआरपीसी में दे रखी है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, जो प्रथम अनुसूची में आपको देखोगे पीछे जाके, तो उसमें 6 कॉलम है। तो एक में तो सेक्शन दे रखी है, ठीक है? सेक्शन के बाद में आपका उस सेक्शन का नाम दे रखा है। अपराध दे रखा है, ठीक है? अपराध को एक स्पेसिफिक नाम दे रखा होगा, चोरी, उद्यापन, लूट, ठीक है? तो ये बात करता है, फिर उसका दंड दे रखा है। फिर एक कॉलम में दे रखा है आपका क्या, ये अपराध संज्ञेय होगा, असंज्ञेय होगा, ठीक है? एक कॉलम में आपको दे रखा है जमानती होगा, अज़मानती होगा, ठीक है? अवेलेबल होगा, नॉन अवेलेबल होगा, ठीक है? और एक कॉलम में आपको दे रखा है कि कौन-सा मजिस्ट्रेट उसमें जो अपराध है, जैसे चोरी है, तो उसका अपराध के विचार में कौन-सा मजिस्ट्रेट करेगा। अब ऐसे तो नहीं है कि सीधा कि हाई कोर्ट ही चोरी के मामले सुनने लग जाए, तो फिर नीचे वाले मजिस्ट्रेट को क्यों अपॉइंट किया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो कॉलम दे रखा है, इस कॉलम में आपको क्या दे रखा है कि कौन-सा न्यायालय और कौन-सा मजिस्ट्रेट उस अपराध का विचारण करेगा। तो ये सहायता मिलती है आपको पढ़ने में। ये सीआरपीसी बात करता है। तो फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बात करता है ये और सेकंड शेड्यूल में आपके क्या दे रखे हैं, फॉर्म्स दे रखे हैं। फॉर्म्स का मतलब जैसे आपका सम्मन का फॉर्म हो गया, वारंट का फॉर्म हो गया, हाज़िरी-माफ़ी हो गई, आप कोर्ट में खूब लगाते हो हाज़िरी-माफ़ी। तो ये क्या दे रखा है इसमें सीआरपीसी में फॉर्म्स दे रखे हैं। आगे देखिए, ज़मानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में ज़मानती रूप में दिखाया गया है या ये पूछ सकता है आपको या तत्समय, अब देखो तत्समय का मतलब 1900 जो 73 की जो सीआरपीसी आपकी, उस समय जो प्रचलित विधियाँ थी, अब उस समय की प्रचलित विधियाँ जैसे आपकी मैं बात करूँ एसटीएससी हो गया, ठीक है? एनआई एक्ट हो गया, ठीक है? तो ये कुछ जो उस समय की प्रचलित जो विधियाँ थी, उस समय उस विधि में अगर किसी अपराध को ज़मानती बता दिया गया, तो वो भी ज़मानती माना गया है। तत्समय पर किसी अन्य विधि द्वारा ज़मानती बनाया गया है। ठीक है? तो क्या माना गया है? ज़मानती बनाया गया है और अज़मानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेरित है।